सारा प्रणाम। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। बिहार का चुनाव केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत ही मायने रखने वाला है, क्योंकि इसका असर आने वाले पश्चिम बंगाल के चुनावों पर भी पड़ेगा और साथ ही देश के उच्च सदन राज्यसभा की दलगत सदस्यों की तादाद पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों पर वोटिंग को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। कई मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ही लंबी कतारें देखी गई। चाहे आम हो या खास, हर व्यक्ति ने इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अभी भी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। दूसरे चरण में आरजेडी के 56, भारतीय जनता पार्टी के 46, जेडीयू के 43, लोक जनशक्ति पार्टी के 52, आरएलएसपी के 36, बीएसपी के 33, एनसीपी के 29, कांग्रेस के 24, सीपीआई के 4 और सीपीआईएम के 4 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो चुका है। बता दें कि बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। 3 चरणों में सबसे ज्यादा दूसरे चरण में 94 सीटों के साथ अब तक 165 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। अब तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान होगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की बात करें, राजनीतिक पंडितों की बात करें तो उनके मुताबिक दूसरे चरण के नतीजों से ही बिहार चुनाव की पूरी रूपरेखा तय होगी। बिहार का दंगल और उसका दबंग कौन, इस पर चर्चा करेंगे। बिहार चुनाव में दूसरे चरण के मतदान के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे और आखिरी चरण के लिए 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। अररिया के बाद सहरसा में प्रधानमंत्री मोदी ने महागठबंधन पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को जंगल राज के इतिहास वालों से सतर्क रहना है, जो सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब की बात करने वालों ने बिहार के गरीबों को चुनावों से दूर किया। वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश सरकार पर हमला बोला। उधर बिहार में किसकी सरकार, इस पर सभी दलों को दिग्गज अपने अपने दावे कर रहे हैं। बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो प्रधानमंत्री ने दावा किया कि राज्य में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कहा कि नीतीश कुमार को लेकर जनता में थोड़ी नाराजगी हो सकती है, लेकिन एनडीए की जीत तय है। उधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि परिवर्तन की जो लहर बिहार में बह रही है, आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। मधुबनी के हरलाखी विधानसभा में नीतीश कुमार को विरोध का भी सामना करना पड़ा। उन पर प्याज और पत्थर के टुकड़े फेंके गए। अगले 1 घंटे तक बड़ी बहस में तमाम इसी से जुड़े मसलों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाह रहे हैं। जन भावनाओं को देखा है, समझा है। अभी दूसरे चरण के मतदान के जो ट्रेंड मिल रहे हैं, उसने तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है। बिहार का जनादेश स्पष्ट है। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जो परिवर्तन की जो लहर जो बह रही है, जो बदलाव लोगों के मन में है, आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र में सब लोग अपने मतों का इस्तेमाल करके बदलाव जरूर करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कटिहार के कोढ़ा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। जब आप सड़क पे भूखे चल रहे थे, प्यासे थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने और नीतीश जी ने आपकी मदद नहीं की, नहीं की ना। और आज यही दो लोग आपके सामने आते हैं
आपसे वोट मांगते हैं। इतनी भी शर्म नहीं है इनमें। जब आपको जरूरत थी, कहां थे ये? नीतीश जी कहां थे? नरेंद्र मोदी कहां थे? नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों की मदद कर रहे थे, उनका टैक्स माफ कर रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण के लिए धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मधुबनी के हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। जब नीतीश रैली को संबोधित कर रहे थे उस दौरान उन पर प्याज और पत्थर के टुकड़े फेंके गए। छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं, इसलिए जान दो और मालूम हो जाएगा रोजगार का कितना अवसर पैदा होगा। हमने बता दिया किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर जाना नहीं पड़ेगा और बिहार में लोगों के लिए पैदा होगा। और आज जो बोलता रहता है सरकारी नौकरी, हम बता देते हैं जब 15 साल राज करने का मौका मिला, 10 साल बिहार झारखंड एक था, 15 साल में कितना को नौकरी मिला जी? अगले 1 घंटे तक चर्चा करेंगे कौन कौन से इश्यूज रहे, सेकंड फेज में किसको कितनी बढ़त देखी जा रही है। 1463 उम्मीदवारों की किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद हो गई है। 94 सीट्स का क्या महत्व लगता है, इन सभी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी नेता भास्कर घोष साहब मौजूद हैं, कांग्रेस नेता संजय गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, आरजेडी नेता अभिषेक यादव, राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का स्वागत है। सबसे पहले संजीव जी आपसे बात करूंगा। दूसरे चरण की 94 सीटें, 1463 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। समझना चाहेंगे आपसे आज का सेकंड फेज कितना इंपॉर्टेंट, कितना ज़रूरी? सच कहा जाए तो हकीकत यह है कि दूसरे चरण के मतदान के साथ साथ तस्वीरें साफ होने लगी है और जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं अपने अपने तरीके से विश्लेषण करना शुरू कर दिए हैं। मैं समझता हूं कि सरकारें किसकी बननी है और किसकी नहीं बननी है बहुत हद तक लोग अनुमान लगाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा ये है कि जो प्रधानमंत्री जी अभी कह रहे थे या प्रधानमंत्री जी जो अपने रैलियों में जिस बात का जिक्र कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके रैलियों में भीड़ और ठीक उनके वर्ग से यदि बगल में देखा जाए तो तेजस्वी यादव के रैलियों में भीड़, दोनों यदि वाकई दोनों के भीड़ यदि अपने अपने जगह पर अपने अपने लोगों के साथ खड़े हैं मजबूती के साथ, तब तो बहुत कन्फ्यूजन है। कोई ना कोई एक रैली है जो जिसको केवल देखने के लिए लोग जा रहे हैं और एक में है जो चुनावी वोटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। मेरा मानना यह है कि युवा वर्ग के नब्ज को जिस तरह से तेजस्वी ने पकड़ा है, ख़ास करके पिछले इस इलेक्शन की बात कर ले तो तकरीबन 3.5 करोड़ से ज़्यादा युवा वर्ग हैं, जिसमें 11% के आसपास में ऐसे वोटर्स हैं जो पहली बार अपने मत का उपयोग करेंगे। उन्होंने केवल और केवल यही 15 साल के राज को देखा है, नज़दीकी से या होश संभाला है तब से। उन्होंने ये सुना है कि इससे पहले बहुत ज़्यादा बुरा समय था, वाकई वो बुरा था, जिन लोगों ने देखा वो एहसास कर रहे हैं, जानते हैं इस चीज़ को। लेकिन इस 15 साल में क्या हुआ, क्या वाकई ऐसा कुछ किया गया इस 15 साल में कि बाहर से लोग निवेशक आकर के यहाँ पैसे लगाएं, यहाँ इंडस्ट्री खड़े करें, यहाँ रोज़गार मुहैया करें? अभी जो नीतीश कुमार जी आदरणीय कह रहे थे कि इसके बाद यदि मौका देते हैं तो आपको पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यहीं पे रोज़गार देंगे। पिछले 15 सालों से क्या कर रहे थे वो, या फिर 15 सालों में ऐसा क्या कर दिया कि अब ये जो कह रहे हैं वो पूरा करेंगे? बहुत तेरे ऐसे सवाल है। मैं ये नहीं कहता कि काम उन्होंने नहीं किया है, बिजली, पानी, सड़क, जो केंद्र सरकार से रिलेटेड जिस तरह की योजनाएं थी उसको निश्चित तौर पे उन्होंने। घोष साहब, एंटी इनकम्बेंसी का जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ेगा जेडीयू को, ये बात सामने आ रही है। भले ही आप अपनी पीठ थपथपाएं, सुशासन बाबू ने बहुत काम किया, ये तमाम रैलियों में बोले, लेकिन लोगों का गुस्सा कहीं ना कहीं दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी को ये पहले भांप लेना चाहिए था। देखिए, मेरा पहला कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी लगे या ना लगे, लेकिन बिहार का इस बार के इलेक्शन का 2 पहलू है। एक, जो हमारे एनडीए गठबंधन कह रहे हैं कि विकास सबसे बड़ा प्राथमिकता है बिहार के लिए, और जो तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि यहाँ पे जात पात का राजनीति जो है वो यहाँ पे सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है। इन दोनों में एक चीज़ साफ हो जाएगा कि बिहार की जनता जो है वो क्या चाहते हैं, वो विकास चाहते हैं या अपना विनाश चाहते हैं। इसका पहले भी हमने देखा है कि
जब आरजेडी के साथ जेडीयू का गठबंधन थे तब ये लालू जी कहते हैं विषपान किए हैं हम, और उसके बाद जब गठबंधन से बाहर आ गए तो हम देखें कि 15 साल कैसे हमने चलाया। आज जनता के सामने दो ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। एक ऑब्जेक्टिव है कि जनता अपनी जिस तरक्की के रास्ते पे चले हैं उस रास्ते पे रहेंगे, या वही जंगल का युवराज जो है उनको कहने पर फिर जंगल राज को वापस करेंगे। जंगल राज कहा जाता है अभिषेक जी आपके राज को, ऐसा क्यों है और ऐसा क्या किया था आपने जो उस वक्त को हमेशा जंगल राज कहा जाता है और इस राज को सुशासन राज कहा जा सकता है? ऐसा है, जब पिछड़ों, अकलियत, सामाजिक न्याय की बात करिए ये लोग जंगल राज कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। आज के डेट में 15 साल में महा जंगल राज, जबकि इनके टेन्योर में, नीतीश कुमार के टेन्योर में सबसे ज़्यादा पलायन, बेरोजगारी हद कर दी। इन्होंने बिहार को एक गार्बेज की तरह बना दिया डबल इंजन सरकार ने। समझ लीजिए, न रोजगार दे पाया, न स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक कर पाया, न एजुकेशन। 3 साल का एजुकेशन उन्होंने 5 साल में कराया। एसएससी का एग्ज़ाम जो 2014 में हुआ था उसको उन्होंने अभी तक 2020 आ रहा है, उसका रिजल्ट तक नहीं आया। बताइए, जो बच्चे वो दिखा रहा था ऐसे कि सर मैं गंजा हो गया, बूढ़ा हो गया, ऐसे करके एसएससी का एग्ज़ाम 2014 में दिया था, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। इतनी समस्याएं बिहार में। इन्होंने डबल इंजन की सरकार थी, और ये जो 1.5 साल की बात कर रहे हैं, 1.5 साल में आए तो तेजस्वी जी ने एक भी घोटाले अपने टेन्योर में नहीं होने दिया। तो उन्होंने कई ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए, दीघा पुल, बड़े बड़े उन्होंने पुल का निर्माण करवाने के लिए, स्वास्थ्य सेवाएं के लिए, स्वास्थ्य जो हॉस्पिटल है, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे उस टाइम के तेज प्रताप जी, उन्होंने हॉस्पिटल खोलने का काम किया अपने महुआ में। ठीक है, कई ऐसी परियोजनाएं चालू की गई जो समाज के नीचे तबके को लाभ पहुंचा सके। लेकिन जब जब भी आप सामाजिक न्याय और पिछड़े, दलित, अकलियत, चाहे सर्व समाज की बात करेंगे, जो सब में गरीब है, तो ये लोग उसको जंगल राज कहने का काम संजय जी, करते हैं। यहाँ पर अगर राहुल गांधी की रैली की बात करें तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर जबरदस्त निशाना साधा, ये बोलकर कि इन दोनों ने बिहार को लूटा है। लेकिन जिसने बिहार को लूटा है लालू प्रसाद यादव, जिन पर आरोप हैं, जिनको सजा है, जो जेल में है, आप उन्हीं के साथ हैं। इसकी वजह देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि लालू जी की जो बात यदि हम करें तो किस तरह से रेलवे के अंदर उन्होंने विकास किया, आप याद कीजिए कितने लाख नौकरियां उन्होंने एक सिंगल सिग्नेचर से लगाई थी रेलवे के अंदर। इन दोनों लोगों के विषय पे जिन पे राहुल जी ने कहा, ये दरअसल डबल इंजन नहीं है, ये डबल ठगों की जोड़ी है। इन्होंने बिहार की जनता को पिछले 15 साल के अंदर इन्हीं जोड़ी ने मिलकर के ठगा है। और आप ये देखिए कि वहाँ पे जो पढ़ा लिखा नौजवान खड़ा है बेरोजगार, वो नौकरी मांग रहा है, उसको ठगा है। वहाँ किसान जो दुगना मूल्य मांग रहा है, उसको ठगा है। जो कामगार दूसरे स्टेट्स में पलायन करते हैं, उनको ठगा है। वहाँ पर आप ये देखिए कि जो अकलियत के लोग हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उनको इन्होंने ठगा है। शेड्यूल ट्राइब को वहाँ पे ठगा। महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर इन्होंने वायदे किए थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ है वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? और जितने भी फायदे ना आप देख लीजिए देश के अंदर, नहीं तो ये सब में ये नीचे हैं बिहार वाले। लेकिन यहाँ पर सवाल बार बार भारतीय जनता पार्टी यही पूछती है कांग्रेस को लेकर कि आप लालू जी के साथ क्यों हैं, लालू जी जेल में क्यों हैं? इस बात को तो पता है आपको कि लालू जी जेल में क्यों हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जिस तरह की बातें हम कर रहे हैं, ये राजनीतिक साजिश है। इसके अंदर मैं ये कहना चाहूंगा कि लालू जी के ऊपर जो आरोप लगाना चाहते हैं वो लालू जी के विषय पे जानते नहीं। घोष साहब, राजनीतिक साजिश करते हैं आप लोग। कितना बड़ा संघर्ष उन्होंने किया है, सबसे बड़ा इनकी तरह तरक्की नहीं की है। संजय जी, जहाँ जीडीपी, संजय जी, आप जब आए हैं तो कृपा करके आप कैमरे के सामने झूठ बोलना तो बंद कर दीजिए। आपका कैमरे के सामने संजय जी झूठ बोलना बंद कर दीजिए। उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। लालू यादव ने उद्योगपतियों के लिए मैं समझता हूँ आपका एक बहुत बड़ा एक एहसान है लालू जी के ऊपर कि चारा घोटाला में लालू जी को जब बंद किया गया था तब आपने नहीं छुड़ाया। एक करके उद्योगपतियों को बेचा है सर आपने। मैं कंप्लीट कर लूं अपना जी। ये इन्होंने बेचा है सर, ये मैं बताना चाहता हूं। और चलिए, तमाम आरोप लगा दिया आपने, उसका जवाब लेता ना। घोष साहब जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे रहा हूं। आप साजिश करते हैं, आप राजनीतिक साजिश करते हैं। जहां चुनाव होते हैं नेताओं को पकड़ के बंद करते हैं झूठे मामलों में। कांग्रेस का बड़ा आरोप, इसका जवाब दीजिए सीधे सीधे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लालू जी के चारा घोटाला का केस हम जब पावर में नहीं थे तब उठाता ये, और चारा घोटाले में लालू जी बंद थे तब भी हम पावर में नहीं थे।
बात है कि चारा घोटाले में हमने बंद नहीं करवाया, ये कोर्ट के आदेश से बंद हुआ, लेकिन आज तक लालू जी छूटे नहीं वहाँ से, कोर्ट ही उनको बेल नहीं दिया। तो इसके ऊपर संजय जी क्या कहते हैं? नंबर 2, आप कहते हैं कि रोजगारी, आज नीतीश जी ने तकरीबन 9 लाख का रोजगारी दे चुके हैं, अगेंस्ट तेजस्वी जी 65,000 का रोजगारी देने के लिए भी उनका हालत खराब हो गया था। तो बात ये नहीं है, बात है आकलन जनता के सामने है, बैलेंस शीट जनता के सामने है। और ये जो आप कह रहे हैं कि आज तेजस्वी यादव को लालू जी का जो पीछे जो अपना बैनर में जो छवि था उसको हटाना पड़ा, क्यों हटाना पड़ा? क्यों? आप जवाब दीजिए संजय जी, आप जवाब दीजिए कि क्यों हटाना पड़ा? अगर लालू जी इतना साफ सुथरा फिगर है, छवि है, तो हटाना क्यों पड़ा? तो आपने तो नीतीश जी का चेहरा हटा दिया, सिर्फ मोदी जी का चेहरा क्यों रखा? आपने क्यों हटाया? हमारे क्यों हटाया? चेहरा क्यों रखा? हमारा तर्क है, नीतीश जी का चेहरा क्यों हटा दिया? बिहार को टायर्ड और रिटायर्ड, जेडीयू का मालिक है, अपना पार्टी हटा रहा है, बेटे बाप का छवि हटा रहा है। कभी हुआ है क्या? बेटे बाप का छवि हटा दिया, बाहर नहीं निकले। आप सोचिए, एक जगह सड़क पर नजर नहीं आए नीतीश जी। आप अपनी बात तो करिए और रिटायर्ड जो आपके जो नेतृत्व है उसको हटाने की बात संजय जी, आपको याद है जब आप यूपीए गवर्नमेंट में थे तो यहाँ पे सबसे बड़ा बिजनेस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, फिरौती का बिजनेस सबसे बड़ा इंडस्ट्री बन चुका था। दिन दहाड़े डॉक्टर का अपहरण हो रहा था पटना में, तो आप वो सब क्यों नहीं दिलाते हैं? आप दिलाते हैं। वो अभी 15 साल में भी हुआ है, महाजंगल राज था 15 साल में, इससे बचना है। वो महाजंगल राज था। नहीं, अभी बताइए क्या हुआ है, बताइए। सर रोज हो रहा है, चलिए बिहार में नहीं दिखा रहा है, जाके डॉक्टर का मीडिया तो इसकी जो कॉर्नर है वो आपसे सफेद दिखाने की कोशिश की जा रही है। और क्या सारे बीच मीडिया अगर आपके मुद्दों की कुछ बात मीडिया करें, चैनल को छोड़ के सारे अभिषेक जी, मीडिया अभिषेक जी, हत्या, बलात्कार, डकैती अभिषेक जी, रोज हो आ रहा है, 48 असल मुद्दे हैं हुआ है, वो हवाओं में है, वो मतदाताओं के जहन में है, या फिर ये हवाई बातें, ये सब इन्हीं सब पर चुनाव हो रहा है? नहीं, सवाल यह है कि विपक्ष यदि सरकार से सवाल ये पूछ रही है कि आप दोबारा सत्ता में क्यों आना चाहते हैं, और सरकार की तरफ से यदि ये जवाब मिले कि हमें यदि आप दोबारा सत्ता देते हैं तो हम विकास करेंगे, तो पिछले 15 सालों से आपने किया क्या? केवल पानी, बिजली और सड़क, यही आपके पास दिखाने के लिए है? सवाल यही है, एक युवा मतदाता के पास सबसे बड़ा सवाल है कि आपने रोजगार के लिए क्या किया। फिर हम दोबारा दोहराएंगे इस बात को कि क्यों 15 वर्षों में मानव विकास सूचकांक में बिहार सबसे नीचे है? क्यों 15 वर्षों में सारी चीनें मिले दर्जनों से ज्यादा बंद हो चुकी? क्यों अभी भी 98% से ज्यादा बच्चे एनीमिया के शिकार हैं बिहार में? ये सारी बातें क्यों अभी 32-33% गरीबी रेखा से नीचे बिहार के लोग आते हैं? क्यों आज भी पलायन करने को मजबूर है? बिहार में क्या कमी है, टैलेंट की कमी है? क्यों वहाँ के बच्चे मजबूर होते हैं आज भी पलायन करने को दूसरे शहरों में शिक्षा के लिए? क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था बिहार में की गई पिछले 15 वर्षों में? क्यों नहीं इस तरह की, जब ठीक है, जब डर खत्म हो गया, भय का वातावरण खत्म हो गया, अपराधी जो थे वो चले गए, सब कुछ खत्म हो गया, तो आज भी बाहर से क्यों नहीं लोग आकर के बाकी केस के पास मैं जाऊंगा, लेकिन इस बीच संजीव जी आपसे एक और सवाल है मेरा जी। भारतीय चीफ मिनिस्टर के लिए, नीतीश कुमार के लिए एंटी इनकम्बेंसी है या जेडीयू के लिए या एनडीए के लिए? बहुत सारी बातें एक लाइन में, अभी आपने शुरुआती दौर में ही कहा रविशंकर बाबू का वो स्टेटमेंट कि नीतीश बाबू से नाराजगी हो सकती है लेकिन एनडीए के प्रति लोगों का विश्वास बना हुआ है। वो कहना क्या चाहते हैं, सीधी सी बात है, आपने सब कुछ कह दिया इसमें। तो ये बात जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नीतीश बाबू के लिए गेम का प्लान जो पहले से कर रही थी और खेल भी रही है, अभी नीतीश बाबू भी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है। वो समझ रहे हैं कि हमारे पीठ पे हाथ सहलाया जा रहा है या फिर चाकू के साथ साथ चलाया जा रहा है, ये वो समझ रहे हैं। अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार से भी और भारतीय, एक बात समझ में नहीं आती कि लोगों के जहन में बार बार ये बात भरने का प्रयास किया जा रहा है कि पिछले 15 सालों से केवल नीतीश कुमार की सरकार थी। साहब, नीतीश कुमार की सरकार थी, उसमें एनडीए की सरकार नहीं थी क्या? भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल नहीं थी क्या? दोनों बराबर की हिस्सेदार थी पिछले कुछ बीच साहब, नाकामी का ठीकरा सिर्फ नीतीश कुमार के ऊपर। तो ये जो चाहे बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी का आपने देखा होगा कि जहां पर गुस्सा है लोगों का, वो ठीकरा सिर्फ नीतीश कुमार पर क्यों? भारतीय जनता पार्टी अब अलग होती क्यों दिखाई दे रही है? हालांकि ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं हम साथ में हैं। हम अलग नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एनडीए का जो घटक दल है, सारे घटक दल को लेकर एनडीए है। हमारा जहां भाजपा का सवाल है, भाजपा आज नरेंद्र मोदी जैसे विकास पुरुष को सामने रख के ये चुनाव लड़ रहे हैं, और जेडीयू जो है वो नीतीश कुमार को सामने रख के लड़ रहे हैं, और हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार है।
ये हमारा साफ सुथरा एक रिप्रेजेंटेशन है। एक तो यहाँ पे मैं नीतीश कुमार को कभी नहीं बोलता हूँ कि नीतीश कुमार ने सुशासन नहीं किया। जो भी नीतीश कुमार जी किया वो हमारे मदद से किया और इसी बात को हम जनता के सामने पेश कर रहे हैं। अभिषेक भाई, 94 सीटों पर आज वोटिंग, इन 94 सीटों पर आपके क्या दावे? सर देखिए, इसमें हम लोग अधिकतम सीट जीतने जा रहे हैं। हमने 2/3 से ज़्यादा बहुमत राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस महागठबंधन को मिलने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जनता जाग चुकी है। ये तेजस्वी यादव ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पूरे बिहार के युवा चुनाव लड़ रहा है। समझ, एक बिहारी अपनी अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ रहा है। समझने, जिस कदर से इन्होंने 15 साल में उसको रोजगार के लिए तरसाया है, स्वास्थ्य सेवा के लिए तरसाया है, शिक्षा के लिए तरसाया है, उसकी लड़ाई है। बिहार की अस्मिता की लड़ाई है। एक बिहारी अपने प्राउड के लिए लड़ रहा है। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार है, कहिए ट्रिपल इंजन की सरकार, बिहारियों को ठगने का काम किया है, एक एक चीज़ के लिए मोहताज किया है, उसका जवाब आज वोट से देने जा रहा है। ये सेकेंड फेज का चुनाव है। अब देखिए 3 दिन बाद थर्ड फेज का भी चुनाव होगा। 10 तारीख को अनाउंसमेंट आ रही है और होना बहुत अच्छी खबर आएगी। ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ ठीक रहेगा। इनकी विदाई तय है। इनको मुगालते में नहीं रहना चाहिए। 15 साल इन्होंने ठगने का जो काम किया है जनता को, जनता जवाब देने के लिए पूरा तैयार है। युवा तैयार है, हर एक बिहारी तैयार है, क्योंकि बिहार को जिस कदर इन्होंने ठगने का काम किया है, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, किसान खुश नहीं है, युवा खुश नहीं है, हर आदमी परेशान है। संजय जी, विपक्ष जो है वो वोटिंग परसेंटेज को हमेशा अपनी तरफ दिखाने की कोशिश करता है और पक्ष अपनी तरफ दिखाने की कोशिश करता है। अगर कम परसेंटेज होती है वोटिंग की तो विपक्ष ये कहता है कि सरकार के प्रति रुझान नहीं है लोगों का, जितने भी वोट पड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ पड़ रहे हैं। अगर अच्छी वोटिंग होती है, अच्छी वोट परसेंट होते हैं तो विपक्ष का ये कहना होता नहीं, देखिए सरकार से बहुत गुस्सा है, लोग बढ़ चढ़ कर निकल रहे हैं। बिहार में जो 2 फेज में जो चुनाव हो चुका है उसकी जो वोट परसेंट को देखते हुए कांग्रेस का रिएक्शन क्या है? देखिए, हम कहना चाहते हैं कि चाहे वोट, आप चलिए इस बात पे भी हम बहस कर सकते हैं कि अगर ज़्यादा पड़ता है तो ये सच्चाई है कि सरकार के जो जन विरोधी जो नीतियां हैं, जो वो अपने काम पूरे नहीं कर पाई, अगर जनता अपना आक्रोश अगर रखना चाहे तो किस तरह से रखेगी? यही तो एक माध्यम है। और ज़्यादा उत्साह से ये होता है कि सरकार ने जो काम नहीं किया तो उसको बेदखल करने का एक रास्ता आम जनता के पास ये रहता है। मगर मैं इनसे बढ़ के बात करना चाहता हूँ, कांग्रेस की बात मैं करना चाहता हूँ। आज बिहार का नौजवान, बिहार का किसान, आज बिहार का वो कामगार जो वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर है। आज स्वास्थ्य सेवाओं की हम बात कर लें, कोरोना काल के अंदर सरकार के जो इन्होंने काम करके दिखाया है, केंद्र की सरकार ने और वहाँ की प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने ये हालात कर दिए कि जब देश के अंदर 1000 कोरोना के मरीज थे, इन्होंने कहा थाली बजाओ। जब देश के अंदर 10,000 मरीज थे, इन्होंने कहा कि आप दिए जलाओ। जब 1 लाख थे तो उन्होंने कहा फूल बरसाओ। आज 82 लाख क्रॉस कर गया है। और इस हालात के अंदर कितने बड़े स्तर पे बिहार के लोगों को पलायन के अंदर 1,000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ा। कितने लोगों की मौतें हुई, कौन जिम्मेवार है? अगर विफलता सरकार की नहीं है और सफलता मानते हैं तो माफ कीजिए घोष बाबू, आपको जवाब वहां बिहार की जनता देगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। संजय जी, ये क्या आपकी सफलता है? संजय जी, नए अस्पताल आप तो ये ऊंचा बोलना बंद कर दीजिए। जिनके हालत ये हो गए, आपको अपना मैनिफेस्टो नहीं याद है? चलिए संजय जी जवाब लेते हैं। दोनों सदनों में आपको जनता नकारते 85 में लाए हैं, दोनों सदन मिलाकर। वो आप सुशासन का बात मत कीजिए। इस देश में अगर घोटाला के सबसे बड़े कांड, सबसे बड़ा नजीर कोई बनाया होगा वो कांग्रेस है। बंगारू लक्ष्मण याद है आपको? और आज बंगारू लक्ष्मण याद है क्या? बंगारू लक्ष्मण याद है आपको? भले अभिषेक जी, आपने उनसे सीखा होगा, आप इसलिए समर्थन कर रहे हैं। मेरे पास लेकिन घोटाले हैं, कोल घोटाले में आपके मंत्री अंदर हुए हैं। आज घोटाला में क्या हुआ? घोटाला सामने बरी कर दिया उसको। आपने उसको पुरस्कृत कर दिया जिसने कोल घोटाला लिखा। संजीव जी, तीसरे चरण में और दमखम लगेगा और साथ ही साथ जो निजी हमले हो रहे हैं वो और ज्यादा बढ़ सकते हैं। क्या लगता है आपको, जो वोट परसेंट पिछले 2 चरणों का रहा है आज का और पिछले एक पॉइंट और भी जोड़ना चाहता हूं। आ रहा हूं घोष साहब, आपके पास आ रहा हूं। उसको देखते हुए क्या लगता है ऊंट किस करवट बैठ रहा है? देखिए, अभी तक जिस तरह से वोटिंग हुई है
मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव की तरफ ये इशारा है। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी की बात हम कर लें, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बात, पिछले कुछ दिनों के चुनावी रैलियों के उनके भाषा में जो बदलाव आप देख रहे हैं, या फ्रस्ट्रेशन आप कह सकते हैं, जिस तरह के बहुत संयमित मामले वो माने जाते हैं इस तरह के मामलों में अपनी बात को रखने के लिए, लेकिन जिस तरह से भाषा पर वो नियंत्रण खो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वो फ्रस्ट्रेशन में भी आ रहे हैं और उनको भी अंदेशा है कि शायद चीज़ें सब कुछ बेहतर नहीं होती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसमें मैं बार बार कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपना गेम शुरू किया था, चाहे वो रामविलास पासवान के बेटे के मार्फत हो, जिस तरह से उनको खड़ा कराया गया, और बहुत सारे ऐसे बागी या बहुतेरे ऐसे लोग जिनको यहाँ टिकट नहीं मिला वो वहाँ से गए, और उन्होंने जिस तरह से डैमेज किया वो डैमेज कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, वो कर रहे हैं। जिस तरह से कोशिश करी गई, नीतीश जी को लग रहा है कि शायद हम पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी की वजह से अभी तक अपने आप को बड़ा भाई मानने वाला बिहार में जदयू, अब ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारे चेहरे प्रधानमंत्री जी हैं। अब आप हमें बताइए कि बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री जी के चेहरे का क्या मतलब? वहाँ का चेहरा बताइए कि वहाँ का चेहरा कौन है और वहाँ का काम करने वाला कौन है। आप राष्ट्रीय मुद्दों पर यदि चाहते हैं कि राज्य स्तरीय चुनाव को लड़ना, तो जनता अब जागरूक हो चुकी है, जनता ये बात समझ रही है कि 370 राम मंदिर निर्माण, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा मिथिलांचल में कि सीता मैया भी देखती होंगी अपनी नैहर से, तो उनको बड़ी खुशी होती होगी राम मंदिर को देख करके, या निर्माण के मार्ग प्रशस्त को, या 370 का जैसे जिक्र किया उन्होंने, जिस तरह से 3 तलाक का जिक्र किया। ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनसे आपका स्वाभिमान तो मजबूत होगा। खाली पेट आप झंडा लेके 10 किलोमीटर दौड़ जाएंगे, लेकिन पेट में अन्न नहीं आना है, और जब तक आपके पेट में अन्न नहीं आएगा, शिक्षित नहीं होंगे, तब तक राज्य मजबूत नहीं होगा, बाकी सारी चीजें चलती रहेंगी। तो घोष साहब, उपेंद्र कुशवाहा साहब की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू अगर जरूरत पड़ी तो मिलकर सरकार बनाएंगे, कोई गुरेज नहीं है आपको। एलजेपी भी आ जाए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी आ जाए, एलजेपी अगर आएगी तो जेडीयू को भी मना लिया जाएगा। देखिए, पहले बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो आज इंडिया अलायंस है, वो एक विचारधारा के पक्ष के अलायंस है और एक विचारधारा का विपक्ष के अलायंस है। तो आज अगर जनता ने राय दिए और इस राय हमें आज फिर से मौका दिया जनता का सेवा करने के लिए, तो एनडीए के जो घटक दल है वो अगर आना चाहे तो उसके लिए एनडीए का दरवाजा ऑलवेज खुला है। लेकिन यहाँ तो एलजेपी को भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी बताया जा रहा है। जो मुस्लिम वोट छिटक गए थे जब जेडीयू ने आरजेडी का साथ छोड़ा, तो उनको साधने के लिए, जो बीजेपी से नाराज़ हैं, जो जेडीयू से नाराज़ हैं, उनको साधने के लिए एलजेपी को ताकत दी गई। और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जब वोट पड़ जाएंगे, जब सरकार बनाने का मौका आएगा, तो फिर तीनों साथ हो जाएंगे। देखिए, एलजेपी जो है अपने आप को अलग करके चुनाव में लड़ रहे हैं, और उनका जो भी उनका निर्णय है उसका उनका पार्टी का निर्णय है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, मोदी जी तमाम पार्टियों को कोसते, एलजेपी को नहीं कोसते। बात है एलजेपी का, माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी बहुत वरिष्ठ नेता थे एनडीए का, भूल क्यों जा रहे हैं? और इसके हिसाब से मोदी जी उनके सम्मान देते हुए बात करना उनका फर्ज बनता है। अभिषेक जी, सहमत हैं आप? और मैं टर्नआउट के बारे में एक ही पॉइंट बार बार मैं आपको कह रहा था कि आप देखिए, महिला का टर्नआउट बहुत ज़्यादा है। आप जो एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, उसमें महिला बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, और इसमें पूरा ही नीतीश जी का अवदान है। नीतीश जी महिलाओं के लिए कई स्कीम्स लाए हैं, महिलाओं के लिए शराबबंदी किए हैं। तो आज जो महिला बाहर से शराब घर घर मिल रहा आपका, और आज हाँ वो तो सप्लाई आप ही करते हैं। तो बात ये है कि आज महिलाएं जो बाहर से लाइन में खड़े होकर देख रहे हैं, इतना कोरोना का माहौल होते हुए भी, यही एक प्रमाण है कि नीतीश जी का सरकार पूर्ण बहुमत में फिर बिहार में अपना जो ये है सेवा कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है। अभिषेक जी बोलिए। देखिए सर, अब अभी अगर आप ही सप्लाई करते हैं, ये भी आरोप लगा दिया आपके बैठे बैठे। अब अगर हम सप्लाई करते तो इनको पकड़ना चाहिए ना। तो इनका जो शासन है, पुलिस व्यवस्था बिल्कुल कमजोर है, लचर है। अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं और नहीं पकड़ पा रहे तो कमजोर कौन है? ये है अभिषेक जी। आज तक कोई मीडिया में एक भी कटिंग दिखा दीजिए घोष बाबू, आप बोलेंगे मीडिया हमारे पक्ष में है। घोष बाबू आप चले, मैं भी कल ही बिहार से आया हूँ, खुलेआम होम डिलीवरी हो रहा है, लोग पी रहे हैं, झूम रहे हैं, ठीक है। और आपने
शराब के नाम पे SIP जो ये धोखाधड़ी किया ना, शराबबंदी के नाम पे, तेजस्वी यादव का रैली में आप लोग लाते हैं, शराबबंदी के नाम पे जो धोखाधड़ी फर्क किया है, है ये आपको बहुत जल्दी, ये शराबबंदी बहुत के नाम जल्द पे आपको दिखेगा कि वोट और रैली में फर्क है। जनता जवाब देगी। और आप जो महिलाओं की बात करते हैं ना, संविदा को जिसका ठगने का संजय जी, काम राहुल किया, गांधी की 6,000 की नौकरी मीटिंग में देकर भी, के रैलियों में भी उसको भीड़ आ रही है। ठगने का भारतीय काम जनता किया, पार्टी का समान कहना है काम, वो समान तमाशा वेतन देखने नहीं आते दिया, हैं, हंसी शिक्षकों मजाक को भी करने नहीं आते दिया। हैं, इस तरीके से हल्का करने की कोशिश करते हैं राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी वाले। और उनका ये भी कहना है कि भीड़ को वोट में नहीं तब्दील कर पाएंगे राहुल गांधी, कभी भी नहीं कर पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के अंदर भी इसी तरीके से बयान दिए थे, क्या हालात हुए वहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में भी कहा था क्या हालात हुए। और इससे आगे बढ़ जाएं तो आज मध्य प्रदेश के अंदर 28 सीटों के ऊपर आज उपचुनाव है। क्या कारण है, क्यों करवाना पड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी का असल चेहरा पूरे देश ने देख लिया है। डेवलपमेंट की आप इनसे बात करो तो ये आपको 370 समझा देंगे। जब आप इनसे पूछोगे कि आप किसान को पैसा मिल गया क्या जो आपने वायदा किया था, तो ये आपको राम, सुनिए ना, आपको बीच में प्लीज आप बीच में ना बोलिए, जब आपकी टर्न है जब एक करके चलिए ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपसे कोई भी विषय पे हम बात करेंगे, आप गैर संजीदा तरीके से आप जवाब देते हैं। आप बताइए, आपने 100 स्मार्ट सिटीज के लिए कहा था, कितनी बिहार में बन चुकी है, कितनी बन जाएगी? स्वच्छ भारत की बात आपने की थी, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। आपने बुलेट ट्रेन की बात की थी, इस देश में कहाँ है? आपने कहा था, बहुत से वायदे किए थे, इस देश से 1,75,000 करोड़ रुपया आपने RBI का रिजर्व फंड यूज कर लिया है। क्या इस पे चर्चा करने की आज जरूरत नहीं है? आज चुनाव के अंदर वहां आप खड़े हैं, क्या आपसे नौजवान पूछे पढ़ा लिखा वहां का या ना पूछे? जब आपसे ये पूछता है आप उसको तरह तरह की बातों से गुमराह करने लगते हैं। अरे आप 15 साल के अंदर जो डेवलपमेंट वहां पे नहीं कर पाए, जो काम आप वहां कर नहीं पाए, अगले टर्म के लिए कैसे उसका वायदा कर सकते हैं? आप मूर्ख समझते हैं क्या बिहार की जनता को कि आपसे 3 टर्म आपने उनको ठगा है, आज फिर आप चौथी बार उनको आज वही चाशनी में घोल करके पिलाना चाहते हैं? संजीव भाई, कैसे समझ जाएंगे? सबने समझ लिया कि आप 2 ठगों की जोड़ी हैं। हाँ, अगर यहाँ पर मुद्दों की बात करें तो मुद्दे लगभग वही हैं सबके मैनिफेस्टो में, लेकिन जो 10 लाख नौकरियों की बात तेजस्वी यादव ने कर दी थी, पहले ये कहा गया कि इतनी नौकरियां है ही नहीं, फिर ये कहा गया कि इतनी नौकरियां कहाँ से आएंगी, इतने पैसे कहाँ से आएंगे, फिर अचानक से 19 लाख नौकरियां हम दे देंगे। तो ये मुद्दे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, इसका मतलब भला हो विपक्ष का। हम तो यही कहेंगे कि जो कहीं और डाइवर्ट हो रहा था, कम से कम रोजगार की बात तो हो रही है, कम से कम शिक्षा की बात तो हो रही है, कम से कम पलायन पे बात तो हो रही है ना। नहीं तो बिहार के राजनीति में हम खूब जानते थे कि इस बार भी वही चर्चा होने वाला था और हम लोग उसी चर्चे में उलझ के रह जाते। लेकिन कम से कम ये आसान काम भी नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि आसान, चाहे 10 लाख हो या 19 लाख की बात हो, ये आसान काम नहीं है। लेकिन कम से कम आपने इस पे काम करना तो शुरू किया। जेहन में ये बात तो आई कि सबसे पहले आज़ादी के बाद इतनी बेरोजगारी जो पूरे हिंदुस्तान में बढ़ी हुई है, उसमें एक बिहार भी है और बिहार में भी रोजगार की बात अब कर रहे हैं आप। बिहार से भी पलायन की बात, आप जो लोग पलायन कर रहे थे, वही मैं अभी चर्चा कर रहा था कि ये बिहारी शब्द जो है वो आज से 15 साल पहले भी बाहर के शहरों में गाली बना हुआ था और आज भी बना हुआ है। लोग बिहारी भैया सुनने के बाद में लगता है कि आपको हे दृष्टि से देखते हैं, आपको लेबर मजदूर टाइप के आदमी के रूप में आपको देखते हैं। आखिर यदि परिस्थितियां बदली हैं तो इतने प्रतिभा के बावजूद हम क्यों बाहर इस तरह से धक्के खाने को मजबूर हैं? क्यों उस लॉकडाउन में आप याद कर लीजिए वो दृश्य, जब सड़कों पर खाली पेट, नंगे पांव, बेतहाशा गांव की तरफ भागती हुई वो औरतें पीठ पे अपने बच्चों को लादे हुए, और बिहार सरकार ने मना कर दिया लेने से, बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो किस तरह से उस समय राजनीति, फिर उस समय भी विपक्ष ने पहले अपनी आवाज़ बुलंद की कि क्यों नहीं। जो रेलवे भाड़े की बात हो रही थी, वसूलने की बात हो रही थी, बाद में तमाम तरह की बातें हुई, वहाँ से उलट जाया गया, लेकिन सच ये था कि पैसे लिए जा रहे थे। फिर वहाँ पे नहीं, कुछ राज्य सरकार हम यहाँ से करेंगे, ऐसा क्यों किया गया? अभी भी मजदूरों की स्थिति, और सबसे ज़्यादा बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, इसीलिए आप महाराष्ट्र में देख लें, दिल्ली में देख लें, कलकत्ता में देख लें, तमाम जगहों पे अभी भी यदि लोग रोजी रोटी के तलाश में यदि बाहर जाने को मजबूर हैं, और आप आज उन्हें 15 साल शासन के बाद में कह रहे हैं कि नहीं मैं आपको रोजगार दूंगा। अभिषेक भाई, लालू प्रसाद यादव को आपने पोस्टर से, बैनर से, होर्डिंग से क्यों हटा दिया? वो जब ये सवाल पूछते हैं तो ये कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव एक विचारधारा बन गए हैं, लोगों के दिलों में बसते हैं, इस तरीके की बातें होती हैं। लेकिन जिसकी भी विचारधारा बन गई हो, चाहे कोई भी इतना अगर बड़ा आदमी हो गया है कि लोगों के दिल में बस गया है, तो लोगों को तो याद दिलाना चाहिए कि ये आदमी हमारी पार्टी में आपके दिलों में बसा हुआ है। उनको क्यों आपने पोस्टर और बैनर से हटा दिया? नहीं सर, पोस्टर बैनर वो दिल में हैं और रहेंगे। लालू जी हमारे आइकॉन हैं, पूरे बिहार के लोगों के लिए आइकॉन है। जिस तरह से सामाजिक विचारधारा
को उन्होंने बढ़ाने का काम पोस्टर किया। बैनर से क्यों हटा दिया उनको? सर, पोस्टर बैनर से हटाने का मतलब नहीं है। देखिए क्या होता है, डर लग रहा था कि ये जेल में है तो ये बार बार आएगा लोगों को, समझ में आएगा लोगों को कि ये तो जेल में है। अभी 56 घोटाले हुए हैं, 56 घोटाले में 15 साल में। अभी सरकार आने दी, एक एक करके सृजन घोटाला, अब क्या क्या बांध घोटाला, चूहा घोटाला, चूहा इनका दारू पी जाता है, बस अनाज खा जाता है। 56 घोटाले में क्या क्या घोटाला गिराने लगेंगे ना, अभी इनके सारे चीज़ ऊपर नीचे सारे याद आने लगेंगे। तो ऐसा नहीं, घोटालों पे बात ना करें, सरकार आने दीजिए। अगर सरकार सारे घोटालों को इनका जो है ना हिसाब किताब किया जाएगा। जिस तरह से बिहार में करप्शन किया है, गुंडागर्दी किया है, महिलाओं पे अत्याचार किया है, जिस तरह से युवाओं को ठगने का काम किया है, सारा जवाब इनको इलेक्शन में मिल चुका है। 2 फेज का आज हो गया, तीसरा फेज में मिल गया है इनको। अभी इनके मुगालते में ना रहे कि डबल इंजन या ट्रिपल इंजन की। अब जब वहाँ पे आप नौकरी देने की बात करें तो पहले तो इन्होंने कहा कि 10 लाख कैसे देगा। हमने गिना दिया, गिनती किया, आंकड़े भी दिखा दिए कि भाई हमने बड़े बड़े इकोनॉमिक एडवाइजर से सलाह लेकर के हमने आंकड़े भी गिना दिए। तो इन्होंने 19 लाख बोल दिया। 19 लाख में नौकरी नहीं, रोजगार क्या होता है? पकौड़े तलने का। ये तो पकौड़े भी तलवाएंगे, MBA से साग भी कटवाएंगे, रोजगार भी कराएंगे, कुछ भी कराएंगे। इन्होंने सब सिर्फ रोजगार बोल दिया। अब बिहार की जनता इतना मूर्ख नहीं है, इनके छलावे मारने वाली नहीं है, ठीक है ना। ये चाहे कुछ भी दे दे, ये बोले सोना दे दूंगा, चांदी दे दूंगा। भैया बिहारी बोलता है, भैया सोना चांदी ले जाओ, मुझे अपने बिहार के। घोष साहब अब नहीं आएंगे बहकावे में आपके वोटर? मैं एक ही करके जवाब दूं। मैं जब आप जानते हैं डिबेट पॉइंट पे होती है। आज संजय जी ने जो कहा कि 1,75,000 करोड़ हमने ले लिया रिजर्व बैंक से, ये नहीं कहा कि 20 लाख करोड़ का पैकेज हमने दिया है। ये नहीं कहा कि आज बिहार में लास्ट 5 साल में जितने पैसे हमने दिए, बिहार का इतिहास में कभी इतना पैसा कोई राज्य का बिहार को नहीं दिया गया है। क्या दिया? तो बात कुछ नहीं दिया सर। बात है बिहार जहाँ पे 1,35,000 करोड़ पिछला, नहीं 1,35,000 सर झूठ बोलेंगे सर। मैं 1,35,000 करोड़ पिछले बार आप बोल के 10,000 करोड़ 20 लाख करोड़ ऐसे बोला। लो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सर। 15,000 करोड़ भी नहीं मिला बिहार को। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा करेंगे सर। पढ़ के आया हूँ सर, पढ़ा लिखा आदमी हूँ सर, IT प्रोफेसर हूँ सर मैं भी। तो सर ऐसा नहीं है, कुछ भी पैसा नहीं दिया बिहार को। अगर देता बिहार का ये हालत नहीं होता। आपने प्रोफेसर है तो हम भी टेक्नोलॉजिस्ट हैं। नहीं IT प्रोफेशनल हूँ मैं सर, ना प्रोफेसर की बात ही करो आप। 15,000 करोड़ भी नहीं दिए सर, 1,25,000 करोड़ का बात कर रहे हैं। आपको सवाल करता हूँ, क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, RJD की तरफ से क्या कोई ऐसी गलतियां हुई हैं फर्स्ट और सेकंड फेज की कैंपेनिंग में जो उनको दोहराने से बचना चाहिए थर्ड फेज में? मैं कह रहा हूँ 3,25,000 करोड़ का बजट है। आप पहले भी 9 लाख को 6 लाख बता रहे थे, 6 लाख को 9 लाख बता रहे हैं सर। आप पढ़ के ये पूरा। चलिए आते हैं, अभिषेक भाई आते हैं, घोष जी आते हैं। डोंट टेल अ लाई। चलिए सवाल पूछा है मैंने जी संजीव जी। आप क्या सवाल था आपका? मेरा सवाल ये है कि तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, दोनों गठबंधनों की बात करें, तो फर्स्ट और सेकंड फेज में क्या कमियां, क्या गलतियां रह गई है जिनको थर्ड फेज में दोहराने से बचना चाहिए? देखिए जहाँ तक लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए जिस तरीके की कैंपेनिंग चल रही है, दोनों की गाड़ी ठीक ट्रैक पे जा रही है? नहीं, देखिए मैंने कहा कि यह बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पिछले 15 सालों का शासन जो है, इस 15 साल के पहले वाला शासन जो है वो अच्छा नहीं रहा है। नतीजे भी उसी का नतीजा है कि 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकारें रही हैं। ये इसमें कहीं कोई गलत चीज़ नहीं है ये मान लेने में, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि वो दौर पुनः वापस आ जाए यह भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां जो थी और आज की जो परिस्थितियां थी, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। और जो गलतियों की बात आप जानना चाह रहे थे कि दोहराई जाए, मैं समझता हूं कि यदि दोनों, बिहार की जनता के लिए बेहतर होगा कि सरोकारी मुद्दों पर यदि बातचीत करी जाए, राष्ट्रीय मुद्दों को अलग छोड़ दिया जाए और बिहार के जो मुद्दे हैं उस पर बात हो। और ऐसा नहीं है कि मतदाता आप यदि बिहार की समस्याओं के बारे में बात करेंगे तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपको नहीं चाहेंगे, आपके बात को नहीं समझ के आपको वोट नहीं देंगे। मेरा मानना यही है कि अभी भी वक्त है, ये लोग बिहार के मुद्दे पे बात करें और बिहार को आगे ले चलने के लिए, और हवाई बातें ना बता के कुछ योजना भी बताएं, आप प्लान भी बताएं कि आखिर कैसे, किस तरह से, जो आप सवाल कर रहे हैं कि चाहे 10 लाख चाहे 19 लाख, ये आखिर कैसे, तो उसके लिए भी, ताकि एक भरोसेमंद बात हो। बाकी
चुनावी बातों के जैसे या मुद्दों के जैसे यदि बोलना है तो फिर आप बोलते चले जाइए उस तरह से भरमा के, फिर उसके बाद में होगा वही कि आप बाद में रटते रह जाएंगे। 15 लाख मेरा नहीं आया, वो कहेंगे कि आलू से सोना निकालने की बात होगी, फिर इस तरह की बातें रह जाएंगी। तो आप जमीनी हकीकत पे रह के आप इस तरह की बातें करें ताकि लोगों को यकीन हो कि आप उनके लिए राजनीति करना चाहते हैं। दोबारा भारतीय जनता पार्टी और जदयू की भी बात मैं कर रहा हूँ, यदि उन्होंने अच्छा काम किया है तो अपने अच्छे कामों को दिखाएं ना, हमने ये काम किया और आगे भी ये काम करेंगे, उसके लिए प्लान है, बाकी चीज़ें रह गई हैं। लेकिन आप बगैर प्लान बताए हुए आप ये कह रहे हैं कि जैसे कि खुद अभी आपने सुनाया रविशंकर बाबू का स्टेटमेंट, इसका मतलब ही है कि कुछ और प्लानिंग चल रही है, शिफ्टिंग करने की बात चल रही है। तो राजनीति में सब कुछ जायज़ है, सब कुछ संभव है, लेकिन मैं समझता हूँ बिहार की जनता के लिए यही है कि संजय जी, तेजस्वी यादव या कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि तेजस्वी यादव लोकल मुद्दों की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे ऐसे इश्यूज उठा रहे हैं जो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों की जनता का दर्द है। वो चाह रहे हैं कि ऐसे मुद्दे उठें और उन पर बात आगे बढ़े और उन्हीं पर बात हो। लेकिन राहुल गांधी जो है वो चाइना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, 370, केंद्र की कमियां ये गिनाने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं डिरेल कर देते हैं राहुल गांधी। नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल जी ने देखिए सबसे पहले जो बात करी रोजगार के ऊपर की, उन्होंने कहा कि जो सरकार हमारी बनेगी पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर हम रोजगार के देने का काम करेंगे। दूसरी बात अगर राहुल जी ने की, पूरे देश में किसान की बात की। समझना पड़ेगा इस सरकार ने, दोनों सरकारों ने, केंद्र की भी और प्रदेश की सरकार ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है किसान को। आप देखिए 18% का GST लगाया है किसानों के उपकरणों पर इन लोगों ने, तो वो उसके ऊपर राहुल जी ने बताया। उन्होंने बताया किस तरीके से अब जो नए कानून आए हैं इनके तहत किसानों की अधिकार किस तरीके से उद्योगपतियों को बेचे जा रहे हैं, किस तरीके से उद्योगपतियों के लिए सरकार काम कर रही है, ये बताना बहुत आवश्यक है। और मैं समझता हूं कि जो डीजल के रेट थे, इन्होंने कहा था कि डीजल के रेट घटाए जाएंगे जब सरकार आएगी भारतीय जनता पार्टी की। मैं बताना चाहता हूं तकरीबन 70 से 80% डीजल के रेट पूरे देश में इन लोगों ने बढ़ा दिए, 19 बार एक्साइज बढ़ाई है। तो ये जिस तरह से किसान विरोधी सरकार है, इस पर फोकस राहुल जी ने किया। उन्होंने बेरोजगारी के ऊपर बात की। और जो ये बात है कि जो ये तो एक जब आप कोई जवाब पूछेंगे तो उस पर जवाब देना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूँ बिहार के अंदर तो इसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है कि क्या पाकिस्तान में हो रहा है, क्या चाइना पे हो रहा है, इसकी बात कर लेंगे। आज जो संजीव भाई ने कही, मैं उस पर कहना चाहूँ पिन पॉइंटेड डिबेट ये होनी चाहिए कि क्या विजन आपका 15 सालों में रहा, आपने क्या मैनिफेस्टो दिया था, क्या क्या पूरा कर दिया और नहीं कर पाए हैं तो उसके लिए माफी मांगे। भास्कर घोष साहब, यहाँ पर विपक्ष जो है वो ये कहता है कि जब हम बिहार में बात करते हैं बिजली की, आप कहते हैं 370 हटा दी। वो बात करते हैं सड़क की, आप कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर नजर है। वो बात करते हैं बेरोजगारी की, आप कहते हैं चाइना को निपटा रहे हैं हम। वो बात करते हैं किसी और मुद्दे की, आप उसको मंदिर मुद्दे से जोड़ देते हैं। तो ये लोकल इश्यूज कहीं ना कहीं दब रहे हैं। हवाई केंद्र की जो नीतियां हैं, केंद्र की जो काम है, जो पार्लियामेंट में आने चाहिए थे सामने, वो भी आप लोकल इश्यूज पर थोप रहे हैं, ऐसा आपके ऊपर आरोप। इसका जवाब बात है कि नजरिया देखने का जो नजरिया है ना वो चेंज करना पड़ेगा। आज अगर वो 370 धारा की बात करें, 370 धारा भी डेवलपमेंट का एक आइकॉन है। 370 धारा उठाया गया इसलिए कि कश्मीर में डेवलपमेंट हो। आज बिहार में डेवलपमेंट के लिए जो बजट हमने किए हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रावधान आज तक शिक्षा में अगर होगा तो इसमें इस बजट में है 35,000 करोड़ रुपया। मेरा रेवेन्यू सरप्लस है 19,172 करोड़ रुपया। मेरा करंट अकाउंट डेफिसिट है विद इन 3% होना चाहिए, 2.81। और मेरा SC OBC माइनॉरिटी के लिए सबसे ज्यादा प्रावधान 11,911.38 करोड़। ये जो आंकलन मैंने दिए, ये आंकलन नहीं है, यही सुशासन का राज का सबसे बड़ा इंडेक्स है कि हम अगर बिहार को आगे ले जाएं तो उनके सबसे बड़े बात है कि बजट का प्रोविजन हमने क्या रखा और किस मुद्दे पे रखा, कौन से खाते पे रखा। आज अगर आप बात कर रहे हैं बिहार रेजिमेंट, आप जानते हैं जब डोकलाम में इतना बड़ा घटना हो गया तो बिहार रेजिमेंट का सबसे बलशाली सैनिक ही इसका सबसे बड़ा युद्ध किया था और वो शहीद हो गए। तो ये बिहार का एक गर्व है और इसी गर्व के बारे में हम कह रहे हैं। और इसके साथ ये जोड़ देता है चाइना इशू। बिहार में चाइना इशू इंपॉर्टेंट है या नहीं, कि बिहार तो सारा देश का एक अंग है। संजय जी, तो अगर देश में इशू हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं इशू? दरअसल और बात है जिस तरह से बात कर रहे हैं घोष साहब,
आप जवाब तो पॉइंट दीजिए ना। आप मुझे बताइए कि 370 धारा उठाने में 70 साल कैसे लग गया? 370 धारा उठाने में बिहार पे बात करना चाहता हूं। आपका फारूक अब्दुल्ला कह रहा है कि पाकिस्तान के आप मुझे ये बता दीजिए कि बिहार के अंदर क्यों निचले पायदान पर बिहार है? जब डेवलपमेंट की बात आती है सारे इंडेक्सेस के अंदर बिहार निचले पायदान पर। मैं तो डेवलपमेंट का जवाब दे दिया और आप 370 की बात कर रहे हैं। नागालैंड में 371 क्यों लगाया आपने? 1 साल पहले लगाया है और वहां का अलग झंडा दिया है, अलग अलग उसको सारी मान्यता दी है। 371 नागालैंड में लगाया ना आपने। अरे आप झूठ बोल रहे हैं, देश के सामने झूठ बोलते हैं आप देश के सामने झूठ बोलते हैं। आप तो ना नागालैंड कर पाए ना आपने अभी लगाया 2018 के अंदर। चलिए बात बिहार की करनी थी, हम पहुंच गए नागालैंड। संजीव भाई, 30 से 40 वोट परसेंट जो होता है उसे एवरेज वोट परसेंट माना जाता है। 40 से 50-55 अच्छा वोट परसेंट माना जाता है और 55 से 60-65% बम्पर वोटिंग होती है। इसका क्या कैलकुलेशन है? क्या माना जाए अगर बम्पर वोटिंग हो रही है तो वो एंटी इनकम्बेंसी है, और बिहार के जो दोनों फेज में वोटिंग हुई है उसको किस आधार पर इससे कनेक्ट किया जा सकता है? देखिए, मेरा मानना यह है कि जितने भी अभी तक के विश्लेषण करने वाले लोग हैं, जब ज़्यादा वोटिंग होने लगे तो इसका मतलब यही होता है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। यदि आप संतुष्ट हैं तो अमूमन लोग घरों में रहते हैं कि चलो जो है सो ठीक है, चल रहा है। लेकिन घरों से यदि ज़्यादा मात्रा में निकल रहे हैं तो लोगों के जहन में ये है कि सत्ता परिवर्तन करना है, जो थे पहले वाले उनको हटाया जाए और नए सरकार का गठन हो, ये ऐसा माना जाता है। अब अभी तक के आंकड़े हमें पता नहीं है कि अभी दूसरे चरण में अभी तक के क्या आंकड़े हैं, वो आपको जानकारी होगी। लेकिन जिस तरह से स्पीड देखा जा रहा है, मुझे लगता है कि ये इशारा परिवर्तन की तरफ ही है। जी संजय जी, आप भास्कर साहब, इसको आप किस तरीके से लेते हैं? मैं तो इसका जवाब और एक बार देता हूं। ये जो परिवर्तन के ये कह रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी का परिवर्तन ऑलवेज एक जैसा नेचर नहीं होता है। आप ये देखिएगा, आज का जो मतदान हुई उस मतदान में महिलाएं बहुत भारी मात्रा में आए हैं। इसका एक ही कारण है कि महिला के लिए हमारे इंडिया का जो सरकार है नीतीश जी का नेतृत्व में, वो बहुत ज़्यादा काम किए हैं। तो महिला इनको वोट देने आए हैं। इसमें वो एंटी इनकम्बेंसी कहाँ देख रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा है। कहाँ है वे यहाँ पे? अगर मैं संतुष्ट हूँ और मैं समर्थन करता हूँ, सम्मान देता हूँ ये काम का, और मैं बाहर आके वोट देता हूँ, तो ये एंटी इनकम्बेंसी कैसे बन जाता है? आज एक चीज मैं बता दूं, आज 51.15% हुई है 5 बजे तक। आप महिला वोटर में देखिए बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। 50% से ज्यादा 51 करीब 52% आप मान के चलिए 5 बजे तक। अभी और भी वक्त है। तो क्या लगता है आपको किसके पक्ष में जा रहा है? सर, वोट तो डेफिनेटली बदलाव के पक्ष में है। जनता बदलाव चाह रही है। जनता ऊब चुकी है इनके झूठे वादों से। ये फिजिकल डिफिशिएंट गिनाते हैं। जीएसटी का इन्होंने, इनके खुद के जो डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा हमारा बिहार का जीएसटी का बकाया नहीं मिला है। इनकी सरकार इन्हीं के मुख्य प्रधानमंत्री पे खुद सवाल उठाते हैं। कई ऐसे झूठे वादे हैं जो इन्होंने बिहार से किया, स्पेशल स्टेटस का और कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, कई ऐसे अस्पताल का जो सिर्फ इन्होंने रिनोवेशन का काम किया थोड़ा बहुत। ठीक है, जो काम है थोड़ा बहुत, जो नीतीश कुमार जी साइकिल बांटे, देखिए जो सही है उसको सही बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटिक्स ठीक है, पॉलिटिक्स होनी चाहिए सच्चाई पे। लेकिन जो बिहार में पलायन है, बेरोजगारी है, इन्होंने रोकने में नाकाम रहा है। ठीक है ना। आज के डेट में लोग के ये कहते हैं बार बार बिजली दे दिया। अरे भाई, जब जेब में पैसा होगा तभी तो बिजली का बिल भरेंगे। है, साइकिल दे दिया तो ये दे दिया, फलाना दे दिया, ढिमकाना दे दिया। खाली झूठे बात करने में जनता अब ऊब चुकी है इनकी बातों से। ठीक है संजय जी, 51-52% सेकंड फेज में वोट परसेंट रह रहा है, इसको कांग्रेस किस तरीके से देखती है? बिल्कुल बदलाव के लिए वोट है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह चिराग पासवान ने कहा, जो इनके केंद्र के अंदर सहयोगी हैं जेडीयू के, उन्होंने कहा कि जैसे ये चुनाव खत्म होगा नीतीश कुमार जी के ऊपर मुकदमा दर्ज करके इनको जेल में भेजा जाएगा। तो जब इनके अंदर साथ में रहने वाले सहयोगी ये बता रहे हैं कि इन्होंने घोटाले किए हैं, जो इनके साथ रहे हैं पूरे सरकार में, आज उनका कहना ये है, तो मैं समझता हूँ कि जनता के अंदर मैसेज क्लियर है। बदलाव के लिए वोट है, बदलाव होना बहुत जरूरी है। और युवाओं की सरकार बननी चाहिए, डबल इंजन की नहीं चाहिए, डबल एनर्जी की वहाँ पे सरकार चाहिए। ये टायर्ड और रिटायर्ड सरकार है, इससे पीछा छूटना चाहिए। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री बिहार के वहाँ पर बाढ़ के अंदर जिस तरीके से उनको रेस्क्यू करके निकाला गया, इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता इस प्रशासन के लिए कि इतने बुरे हालात पिछले 15 सालों में हर साल बाढ़ आती है। आपने क्या काम किया?
और किस तरीके से आज वहाँ का आपका उप मुख्यमंत्री को आपको रेस्क्यू करके निकालना पड़ा, किस तरह की टायर्ड और रिटायर्ड सरकार है, इससे निजात दिलाने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहता हूँ निजात दिलाने के लिए वोटिंग हो रही है। घोष साहब, किस तरीके से फेस सेविंग करेंगे, किस तरीके से मॉरल अप करेंगे तीसरे फेज में अपने कैंडिडेट्स का, जनता का, और जो वहाँ पर लोग आपको वोट नहीं दे रहे हैं उनका मत कैसे परिवर्तित करेंगे? देखिए, हम बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं कि बिहार में पिछले 5 साल में जो काम हमने किया, जो इवन फार्मर्स के लिए भी जो काम किए हैं कि 6,000 रुपया करके हमने फार्मर्स को 74,000 करोड़ हमने फार्मर्स को दिए हैं। 20 लाख नहीं, आपको तो नजर नहीं आता है, क्यों? अपने चश्मा से आप देख रहे हैं, आप अपने चश्मा से नजर नहीं आ रहे हैं। पॉइंट याद दिलाया खाली, नहीं वो कह रहे हैं। डेवलपमेंट में पूछ रहा हूँ, एमएसएमई को आपने 20 लाख करोड़ दिया, किसके पास पहुंचा है? 1.25 लाख करोड़ रुपए बिहार को दिया था, किसके पास पहुंचा है? जरा बता तो दीजिए, कितने अस्पताल बना दिए? वही तो हम कह रहे हैं, बता तो दीजिए। 1000 अस्पताल कहते हैं आपने, अभिषेक जी, वही हम कह रहे हैं। इसका आकलन आप स्टैटिस्टिक्स, अरे वही तो बीजेपी की सरकार है, उसमें इसका आकलन देखिए। ये वही तो चिल्लाने से नहीं होता, हम भी चिल्ला सकते हैं। बता दीजिए अभिषेक जी, चिल्ला तो हम भी सकते हैं, लेकिन हम जो कह रहे हैं, स्वास्थ्य के हालात बता दीजिए। पलायन के अंदर मजदूरों कितना किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, बता दीजिए ना। 1200 मजदूर बिहार में भी आए हैं, यूपी में भी आए हैं, बंगाल में गए हैं, क्यों करें आपको? लेकिन उसका पूरा जिम्मेदारी हमने लिया। आपने बेरोजगारी बढ़ा दी, जिम्मेदारी तो नहीं लिया सर। बिहार के पश्चिम बंगाल का एक बड़ा चुनाव है और उसके बाद देश में कई और चुनाव भी हैं, तो क्या माना जाए इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं दूरगामी परिणाम दिखाई देगा, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, केंद्र सरकार के लिए और राज्यों के लिए भी? निश्चित तौर पे बिहार में जो भी परिणाम आने वाले हैं उसका असर रहेगा बगल के, चूँकि एक तो जस्ट इसके बाद और पड़ोसी राज्य, तो उस पर असर रहेगा और प्रधानमंत्री जी के लिए भी ये चिंता का सबब रहेगा। और जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं, बाकी और लोग एक्सपर्ट बताएंगे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी के लिए भी ये चिंता का सबब रहेगा। बंगाल में उनकी जो स्पीड थी वो थमती हुई मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने उनके वोटरों में जिस तरह से या वोट में इजाफा हुआ था, यदि बिहार में ऐसा कुछ होता है जो उनके पक्ष में परिणाम नहीं जाता है, निश्चित तौर पर बंगाल भी प्रभावित होगा और एक नए तरीके से उनको सोचने की जरूरत होगी। घोष साहब, मुझे लग रहा है कि बिहार और बंगाल का चुनाव, बंगाल से हम आते हैं, हम जानते हैं बिहार का चुनाव जो है उसका पैटर्न बंगाल का पैटर्न से अलग है। एक नंबर, बिहार का चुनाव में कास्ट फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बंगाल का चुनाव में आइडियोलॉजी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बिहार में जो पॉलिटिकल हिंसा बंगाल में चल रहे हैं, हमारे 130 कार्यकर्ता आज तक मारे गए हैं पोस्ट लोकसभा, उसके पहले 100। आज बिहार में हमारे सुशासन में वो सब नहीं होते हैं। नंबर 3, नंबर 4, बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी ने पूरा क्षमता का दुरुपयोग करके अपने पार्टी को, अपने डीएम से सीएम सारे एक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, बिहार में कभी हम सोच भी नहीं सकते। तो बिहार का मॉडल जो है वो अलग मॉडल है और बंगाल का मॉडल अलग मॉडल है। संजय जी, कितना फर्क पड़ने वाला है आगामी राज्यों में जो चुनाव होने? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बिहार में जब हम लोग जीते थे, बिहार में एक सेकेंड, बिहार में हम लोग जब जीते थे तो बंगाल में हम लोग जीत नहीं पाए। अगर बिहार इन्फ्लुएंस करता तो आज तक बंगाल में पावर में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बिहार के चुनाव से जिस तरह से पहले भी मैं समझता हूँ कि आज लोगों का जनमानस बदला है, सोच बदली है, सरकार की विफलताओं को समझा जा रहा है। आज देश में ये समझा जा रहा है कि किस तरह से सरकार की, केंद्र की भी क्या असफलताएं हैं और प्रदेशों में किस तरीके से आज लोगों के अंदर बेचैनी है, वो सामने दिखाई दे रही है। नई दिशा तय होगी और मैं समझता हूँ कि जो ये सरकार, जो अपने आप को बहुत बड़ी डबल इंजन की सरकार कहती है, कहीं पर सिंगल इंजन की कहती है, कहीं पर बहुत बड़ी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहीं पर नारा देते हैं किसी और के लिए, इनको लोगों ने पहचान लिया, इनको मुखौटा पहचान लिया, केवल उद्योगपतियों की सरकार है। इन 94 सीटों में कांग्रेस की अगर बात करें तो पिछली बार जितनी सीटें लड़े थे आप लोग, खाता भी नहीं खुल पाया था। इस बार लगता है आपको कि कुछ अच्छा हो पाएगा? बहुत अच्छा, पहले से बहुत अच्छा होगा। और मैं केवल कांग्रेस की बात करना, मैं गठबंधन की बात करना चाहता हूँ। गठबंधन की बात, खाता खुला हुआ अभी आपका? नहीं, सुनिए ना, खाता तो आपका बंद हो गया। अरे घोष जी, आपको याद है देश में आपकी 2 सीटें आई थी और आपको लगातार जो 70 सालों की आप बात करते हैं, इस देश के जनमानस ने आपको कभी इसके लायक नहीं समझा
आपको कभी सत्ता नहीं दी। चलिए, विपक्ष का वो कहना है आपके कि विचारों से बदलाव के सहमत लिए नहीं हुआ। वोटिंग हो रही है। दोनों फेस ने ये साफ कर दिया है कि बदलाव के लिए वोटिंग हो रही है। लोग परेशान हैं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है और वहां पर राज्य सरकार ने कोई काम नहीं किया है, इसलिए बढ़ चढ़कर लोग वोट दे रहे हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि ये जो वोटिंग हो रही है ये हमारे पक्ष में है, हमारे काम को देखते हुए, हमारे विकास के कामों को देखते हुए यहाँ पर वोटिंग हो रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2 चरण हो चुके हैं, काफ़ी कुछ इसमें समझ में आ रहा है, लेकिन तीसरा चरण उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही उपयोगी है जितने ये 2 थे और दमखम सारी पार्टियां इस तीसरे चरण में भी लगाएंगी। खबरों पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल भास्कर घोष साहब आप हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत शुक्रिया। संजय गुप्ता जी बहुत शुक्रिया, अभिषेक जी बहुत शुक्रिया, संजीव कौशिक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए। बड़ी बहस में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप चलते रहिए। सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ इजाजत, सहारा।